तकरीबन 5 मजमूए शाया हो चुके हैं। 2011 में उनकी शायरी का पहला मजमुआ सूखी घास का नज़म पढ़ने से इनकार शाया हुआ था। क्योंकि वो इश्तराकी नज़रिए के हामी रहे हैं, इसलिए शायरी में भी उन्होंने इश्तराकियत का इंतखाब किया। उर्दू नज़म में उनका ये पहला तजुर्बा था कि 3 शायरों ने मिलकर एक नज़म लिखी। काश सारी दुनिया मिलकर एक नज़म लिखती। जैसा कि मसूद कमर स्वीडन में थे, हुसैन आबिद जर्मनी में थे और जावेद अनवर ऑस्ट्रेलिया से। ये हर शाम स्काइप की स्क्रीन पर नमूदार होते और ज़िंदगी के कहकहे लगाते और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते। उन्हीं में से कोई किसी नज़म का मिसरा शुरू करता और फिर दूसरी लाइन कहता और तीसरी लाइन करता और इस तरह से वो एक नज़म हो जाती। और फिर इस तरह से देखते देखते उनकी किताब कहकहा इंसान ने ईजाद किया शाया हो गई। इसी तरह से मसूद कमर की तीसरी किताब आईने में जन्म लेता आदमी पिछले दिनों शाया हुई है। मसूद कमर शायरी के अलावा बाएं बाजू के नज़रियात के कुल वक्ती सियासी कारकुन हैं जिसने हर आमरीत और जुल्म व तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो कहते हैं, हफ्ते में 6-7 बार नहीं तो 4-5 बार में गोलगप्पे खा ही लेता हूँ। हफ्ते में 6-7 बार नहीं तो 4-5 बार में गोलगप्पे खा ही लेता हूँ। खटाई के बगैर बदन टूटने लगता है। मुझे गोलगप्पे पसंद हैं। महज इस बिना पर एक दिन उसने कहा था, आओ गोलगप्पे खाते हैं, मुझे गोलगप्पे पसंद हैं। सरगोशी में बात करना मुझे उसके कान ने सिखाया। सरगोशी में बात करना मुझे उसके कान ने सिखाया। कई बार लुत्फ लेने के लिए सांस रोककर मैंने उसके कान में सरगोशी करते कहा, क्या मैं पानी पिया? सरगोशी और खुशफहमी जुड़वां बहनें हैं। सरगोशी और खुशफहमी दोनों जुड़वां बहनें हैं। उसने मेरे कान में सरगोशी करते कहा, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। हालांकि उसने कहा था, हाँ तुम पिया। क्या मेरी पैदाइश का मकसद बात करने के मुख्तलिफ तरीके सीखना है? अगर मुझे इल्म होता, दुनिया एक दिन सरगोशियों का कब्रिस्तान बन जाएगी तो मैं अपनी सरगोशी समेत पैदा होने से इनकार कर देता। थैंक यू। जिस दिन मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूँ, फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। ये सारा मेरा लिखना, ये सारी मेरी जद्दोजहद, हर इंसान जो है वो कोई भी काम करता है, वो कोई भी उसका रूप है, चाहे वो अदाकार है, चाहे वो एक आर्टिस्ट है, चाहे वो कोई गुलकार है, मौसीकार है, शायर है, असल में वो सारी उसकी अपने आप से मुलाकात करने की ही तमन्ना है। तो थोड़ा सा अगर आप उस तहरीक के बारे में कि जिस वक्त सहाफ़ी और सियासी कारकुनान नज़रियाती अपनी लाइन की वजह से, सियासत की वजह से ये गिरफ्तारियां दे रहे थे, क्योंकि हमारे पास नौजवान हैं आपको सुनने वाले, तो थोड़ा सा अगर उस दौर के बारे में बताएं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जानते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आजकल सोशल मीडिया और जो चमकती हुई दुनिया है उसमें शायद हमारी नौजवान नस्ल को ये माजी बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा उस पर अगर आप रोशनी डालें। एक जर्मन राइटर है, उनसे किसी ने पूछा था कि आपने ज़िंदगी में किसी से नफ़रत की है? तो उन्होंने कहा, नहीं, हम तो शायर हैं, हम तो नफ़रत नहीं करते। लेकिन उसने बहुत जोर दिया, तो उसने कहा, हाँ, मैंने 3 आदमियों से ज़िंदगी में नफ़रत की है, एक रेगन से, एक थैचर से और एक ज़िया उल हक से। तो ज़िया उल हक एक ऐसा किरदार है इस खित्ते में आया जिसकी हम आज भी जिसको हम भुगत रहे हैं, देख रहे हैं। लिहाजा उसमें जो भी एक थोड़ा सा
सोच रखने वाला था, इवन वो तरक्की पसंद नहीं भी था। जैसे मशहूर हुसैन याद हैं, वो राइटिस्ट अदीब थे, लेकिन वो इंतज़ार हुसैन है, वो राइटिस्ट अदीब थे। लेकिन उन्होंने भी वो जब 3 लड़कों को सरेआम फांसी लगाई थी तो उस पर उन्होंने अफसाना लिखा था, मशहूर हुसैन याद ने लिखा था। तो जो भी साहिब ज़हन और साहिब ज़मीर इंसान था तो उसने लिखा। उसमें मैंने भी हमें भी कल भी उस वक्त भी पता था कि हमें कितनी आज़ादी सहाफ़त मिल जाएगी, लेकिन हम चाहते थे कि 4 पत्थर हमारी तरफ से कम ना पड़े। ये तहरीक जो थी लाहौर से चली थी, लाहौर में सिर्फ और सिर्फ सहाफ़ी ही गिरफ्तारी देते थे। तो हमने उस वक्त भी इनको कहा था कि अगर आप इस तहरीक को एक अवामी तहरीक बनाना चाहते हैं, एक लोगों में शामिल करना चाहते हैं, तो आप इस खित्ते के जो दूसरे लोग ग्रोह हैं उनको भी शामिल करें, जैसे तालिब इल्म है, मजदूर हैं, किसान हैं। तो उस वक्त इन्होंने शामिल नहीं किया था लाहौर में, और फिर कुछ का टोला जो था वो हुकूमत से मिल गया, तो जिसकी वजह से हमें वो तहरीक रोकनी पड़ी। कराची में जब आए तो कराची में हमने फिर ये बहुत ज़ोर देकर फैसला कराया था कि नहीं, इसको हम अवाम में लेकर जाना है, तो हमें इसमें दूसरे लोगों। फिर उसमें ये हुआ कि एक सहाफ़ी था, एक वो जो था वो मज़दूर था, एक किसान था, एक हारी था और एक तालिब इल्म था। तो वो हुआ। लास्ट मेरा एक ग्रुप था जिसने कराची प्रेस क्लब में गिरफ्तारी दी। उसके बाद हमने फैसला किया था कि हम सड़क पे आके गिरफ्तारी देंगे लीगल चौक पे। लास्ट मैं था जिसने कराची प्रेस क्लब में वो हड़ताल पे देखी। खैर वो ले गए हमें। तो वो एक रात वो आए अचानक और उन्होंने कहा कि जी फलां 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 को रहा कर दिया गया है। तो ज़ाहिर बात है वो शोर डाला गया, लेकिन उनके पास इतने इंतज़ामात थे कि वो हमें लेकर जाने था। लेकिन वो गए तो जेल के साथ ही वो एक गाड़ी उन्होंने खड़ी की थी, उन्होंने हमें डाला और भरपूर तरीक जाकर हैदराबाद स्टेशन पे रोकी और वो कहा कि हम आपको सूबा बदल कर दिया जाता है। तो हम इनके अहकामात मानने के लिए तो नहीं पैदा हुए, ना हम इनके अहकामात मानने के लिए हुए थे। ये तो हमने बहुत पहले से फैसला कर लिया था। लेकिन आप दरख्त के सामने जाकर खड़े हों, घंटा 2 घंटे खड़े हों, आपको पता चले कि दरख्त के अंदर क्या है, आप खुद दरख्त बन जाएंगे, फिर दरख्त आपको बताएगा कि वो क्या है। तो वो जो है असल में मजमून आपका सलूक बनाता है। जो मजमून होता है नज़म का या गज़ल का जो मजमून होता है वो निकालता है कि जमालियात क्या है। अब मेरा मजमून ही कैसा है, उसमें मैं जमालियात डालकर अपने मजमून का भी बेड़ा गर्क कर दूंगा और जमालियात का भी बेड़ा गर्क कर सकूँ। तो लिहाजा मैंने उससे परहेज किया। मेरे जो मजमून के अल्फाज थे मैंने वही इस्तेमाल किए जिसके साथ आप शायरी मुश्तरका शायरी करें। आपका और उसका मजहबी नज़रियात एक होने चाहिए, यानी आप मज़हब के बारे में आपकी एक सोच होनी चाहिए, आपका सियासी सोच एक होनी चाहिए, आपका मौसीकी के बारे में कुछ आपका जो एक दूसरे को समझना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपको इवन पाकिस्तान की तख्लीक के बारे में
पाकिस्तान के सियासी हालात के बारे में या दुनिया की बैन अवी सूरत हाल के बारे में आपके 100% नहीं तो कम से कम 90% दोनों के या तीनों के नजरियात आपस में मिलते होने चाहिए। दरवाजे खुले भी हों तो उनके कुंडों में गैरत और अकीदों के वजनी ताले लटके रहते हैं। जैतून वाली फाख्ता की तस्वीर अब सिर्फ पुराने सालों में मिलती है। जैतून वाली फाख्ता की तस्वीर अब सिर्फ पुराने सालों में मिलती है। बूढ़ों ने सारे जैतून फाख्ता के मुंह से छीन कर रातों को अपनी मर्दानगी जगाने के लिए खा लिए। बूढ़ों ने सारे जैतून फाख्ता के मुंह से छीन कर रात को अपनी मर्दानगी जगाने के लिए खा लिए हैं। लड़कियां बुरकों को सेज पे लटाकर दीवार पे चाक से रोशनदान बनाने में जुटी। बुरके पैदाइश के और लड़कियां दीवार पे रोशनदान बनाने की मकसद। तू मेरे दिमाग के दाएं कोने में रहती है, मैं अपने सारे काम दिमाग के दाएं कोने में करता हूँ। दिमाग के बाएं कोने में सिर्फ गुफ्तगू है जो अल्फाज की मोहताज है, ज़बान है जो गोश्त का लोथड़ा है और जायके की मोहताज है, जिस्म है जो खून के दौड़ने फूलने का मोहताज है। दिमाग का दायां कोना तख्लीक है, दिमाग का दायां कोना तख्लीक है। कचनार के फूल, लीची के शगुफे, बिस्मिल्लाह की शहनाई, मेरी नज़में और जहां तू तख्लीक हुई। दाएं कोने के इंसान ने अपनी तन्हाई दूर करने के लिए खुदा को इजाद किया। दाएं कोने के इंसान ने अपनी तन्हाई दूर करने के लिए खुदा को इजाद किया, मगर खुदा अपने तख्लीकार को छोड़कर अपनी पूजा करवाने के लिए दिमाग के बाएं कोने में चला। बायां कोना मताजी का कोना, अल्फाज, जायका, खून और खुदा की मताजी का कोना है। जो शायर मामूली होता है कि वो हुस्न और जमाल का जिक्र करता है या महबूबा के बालों और आंखों का जिक्र होता है, तो ये कम नजर आती है। तो क्या ये हमारे जो हालात हैं वो उसकी वजह से आप पर ये सुकरात का जो वो प्याला है जार का वो आपकी शायरी में ज्यादा नजर आता है? मटीरियल किसी भी चीज का अच्छा होगा और डिजाइनर अच्छा नहीं होगा तो जगह अच्छी नहीं बन सकती। लेकिन ख्याल अच्छा हो और ख्याल को जो रिप्रेजेंट करने वाला हो उसको वो आर्ट नहीं हो तो किस, जैसे कि आपने बात की कि जो ख्याल गजल में पेश करने जैसा हो वो हम नज़र में पेश नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि ख्याल पेश करने वाला अच्छा हो और ख्याल अच्छा ना हो तो वो भी नहीं हो सकता। तो इस मौजूद पे आप क्या कहते वादा ही अच्छा ना हो, चाहे वो किसी भी सनत में हो, चाहे वो गज़ल में हो या नज़म में हो, तो वो बिल्कुल नहीं इंसाफ कर सकेगा। नसरी नज़म को मैंने जैसे कहा कि नसरी नज़म पढ़ने के लिए आपको प्लीज़ जो नसरी नज़म लिखते हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि वो पहले बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ मुतालिया ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है नस्ल नज़म लिखने वालों पे। वो ज़रा थोड़ा सा सब्र कर लें। वो आज से 10 साल भी अगर कोई चीज़ उनकी आ जाएगी लोग उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, लोग उनको मान लेंगे, कुछ कर लेंगे। लेकिन प्लीज़ आप पढ़ के लोग क्या लिख रहे हैं, दुनिया में क्या शायरी हो रही है, जहाँ क्या शायरी हो रही है वो करें। आप एकदम से सिर्फ अपना नाम देने के लिए ना करें। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। आर्ट किसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, सब्जेक्टिव पोइट्री और ऑब्जेक्टिव पोइट्री? जो नसरी नज़मों को शायरी नहीं समझता तो हसन गोजागर जैसी नज़म मौजूद है, मुनमिन राशिद से लेकर अफजल सैयद जैसे शायर मौजूद है।
تو میں مانتا ہوں کہ وہ اہمیت رکھتی ہے، باوجود اس کے ایک بڑا حلقہ ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ ان کی کم عقلی ہے یا جیل ایسی ہے یا کچھ اور؟ نہیں، میں کسی کی عقل کو کم عقلی تو کہہ ہی نہیں سکتا. یہ تو میرا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ میں کسی کی عقل کو کم عقلی کہوں. یہ ان پہ آپ پہ منحصر ہے. بہت سی جیسے نون میم راشد نے جب آزاد نظم لکھی تھی تو اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے نہیں مانا تھا. بعد میں لوگوں نے آزاد نظم لکھنی شروع کر دی تھی. تو یہ تو وقت ہے، وقت اپنے آپ کو بناتا ہے. وقت ہی سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے. وقت وہ کر لے گا. جب وہ سمجھیں گے کہ بھی یہ صحیح ہے تو ہو جائے گا. میرا سوال تھوڑا مختلف ہے کہ صحافی اور شاعر یا صحافت اور تخلیقی ادب کے راستے کیسے ملتے ہیں؟ اس دور میں ایڈیٹر جو تھا وہ اخبار کا گاڑ تھا. اس کے آگے خبر جاتی تھی. آپ کو مولانا چراغ حسن حسرت کی آپ نے اگر دیکھا ہو تو وہ احمد بشیر جو تھے وہ رات جو وہ تماشے کرتے تھے رات بعد جب اس بازار چلے جاتے تھے تو وہ، لیکن دن کو وہ ان کی زبر زیر پہ اتنا ڈانٹتے تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کہ وہ ان کا ادب سے تعلق تھا. تو یہ پہلے دور میں، یہ 60 کے دور میں ایسا ہی تھا. فیض صاحب سے لے کر جتنے لوگ تھے ان کا ادب سے بھی تعلق تھا. اور یہ زیادہ تر ادبی ہی لوگ جو تھے، جرنلزم تو بہت بعد میں شروع ہوا ہماری یونیورسٹی میں، بہت بعد میں. پہلے ادیب لوگ ہی